नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम आमेर के कछवाहा वंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे राजस्थान के इतिहास में। तो हमने जो शुरुआती शासक थे उसमें राजा मान सिंह, उसके बाद में मिर्जा राजा जय सिंह और जो शासक थे बिशन सिंह, उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में आज हमारा विषय होगा स्वाई जय सिंह। आमेर राज्य का इतिहास पढ़ रहे थे या आमेर का कछवाहा वंश के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें आज के हमारे शासक हैं स्वाई जय सिंह। स्वाई जय सिंह द्वितीय भी हैं। इनका नाम 1699 से लेकर 1743 ईस्वी तक इनका शासनकाल। स्वाई जय सिंह आमेर के राजा बने 1699 ईस्वी में। 1743 तक इनका शासनकाल रहेगा। स्वाई जय सिंह को आधुनिक चाणक्य की संज्ञा भी दी जाती है। क्या कहा जाता है इन्हें? आधुनिक चाणक्य। आधुनिक चाणक्य की संज्ञा दी जाती है स्वाई जय सिंह को। स्वाई जय सिंह के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों के साथ में कार्य किया। कितने मुगल बादशाहों के साथ में? 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया। यानी जो मिर्जा राजा जय सिंह थे उन्होंने 3 मुगल बादशाहों के साथ में काम किया था, और जो स्वाई जय सिंह है इन्होंने 7 मुगल बादशाहों के साथ में क्या किया? कार्य किया था। और इन्हें सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। स्वाई की उपाधि किन्होंने दी? औरंगजेब ने, जो मुगल बादशाह थे औरंगजेब ने दी। इसके अलावा इनके पास में और भी उपाधि थी। मिर्जा की उपाधि थी। मिर्जा की उपाधि कोई विशेष है नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखें, मिर्जा की उपाधि जो मुगल सम्राट है फर्रुख सियर उसने दी थी। और इसके अलावा एक मुगल जो शासक होंगे, नाम है मोहम्मद शाह। इन्होंने इनको जाटों के दमन से प्रभावित होकर इन्होंने एक उपाधि दी थी स्वाई जय सिंह को, राजराजेश्वर। श्री राजाधिराज स्वाई, इसकी उपाधि दी थी मोहम्मद शाह ने जाटों के दमन से प्रभावित होकर। तो इस प्रकार से आपको स्वाई जय सिंह के बारे में प्रारंभिक जानकारी ध्यान में रखनी है। अब देखिए, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1707 में औरंगजेब की क्या हो गई? मृत्यु। ये जो मुगल बादशाह था औरंगजेब, इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद में इनके पुत्रों में क्या हुआ? उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। और उस संघर्ष में एक युद्ध हुआ था, जाजू का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? जाजू का युद्ध। और इस जाजू के युद्ध में इनके 2 पुत्र थे, उनके बीच में हुआ था। औरंगजेब के 2 पुत्र, एक का नाम था मुअज्जम और एक का नाम था आजम। मुअज्जम और आजम। यानी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात औरंगजेब के पुत्रों में शासन को लेकर संघर्ष आरंभ हो गया, उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष आरंभ हो गया। और इस कड़ी में एक युद्ध होता है, जाजू का युद्ध। औरंगजेब के 2 पुत्रों मुअज्जम और आजम में ये युद्ध हुआ। और इस जाजू के युद्ध में आजम का साथ दिया किसने? जय सिंह ने। साथ किसने दिया? स्वाई जय सिंह ने। जाजू के युद्ध में आजम का साथ दिया था स्वाई जय सिंह ने। ठीक है। लेकिन जाजू के युद्ध में जो परिणाम आया, मुअज्जम क्या हो गया? विजयी हो गया। यानी
जिसका साथ दिया वो तो हार गया। सवाई जय सिंह ने जिसका साथ दिया आजम का वो तो हार जाता है, और जाजू के युद्ध में विजयी कौन होता है? मुअज्जम विजयी होता है। और उसके बाद में मुअज्जम मुगल सम्राट बना, मुगल सम्राट बना और अपना नाम बहादुर शाह है। बहादुर शाह है प्रथम के नाम से मुगल सम्राट बन गया, अपना नाम बदल लिया मुअज्जम ने। और जब भारतवर्ष का सम्राट बना तो इन्होंने अपना नाम क्या कर लिया? बहादुर शाह है प्रथम। और उसके पश्चात आपको पता है आजम का साथ दिया तो इस बात से मुअज्जम नाराज था। किससे? सवाई जय सिंह थे, सवाई जय सिंह से। तो आमेर का शासन, आमेर का शासन सवाई जय सिंह के भाई विजय सिंह को दे दिया। सवाई जय सिंह के भाई क्या नाम था? विजय सिंह, विजय सिंह को दे दिया। और आमेर का नाम बदलकर, आमेर का नाम बदलकर पहले इस्लामाबाद और उसके बाद में मोमिनाबाद, मोमिनाबाद कर दिया। ये भी ध्यान रखना है। एक बार पुनः इसको देख लीजिए। जाजू के युद्ध को मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ। आजम का साथ दिया सवाई जय सिंह ने और जाजू के युद्ध में जीत गया मुअज्जम। और जीतने के पश्चात भारतवर्ष का सम्राट बना मुगल सम्राट। किस नाम से? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। और आमेर का शासन इसने सवाई जय सिंह के भाई विजय सिंह को सौंप दिया और आमेर का नाम बदलकर क्या कर दिया? इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया। इस बात से परेशान हो गया कौन? सवाई जय सिंह, क्योंकि इनका शासन चला गया बीच में। तो ये फिर राजपूताने के कुछ शासकों को लेकर इनके बीच में एक समझौता होता है, देवारी समझौता। देवारी समझौता, देवारी समझौता कब हुआ? तो ये 1708 में। कब हुआ? 1708 में। और ये देवारी समझौता किन किन के बीच में हुआ ये भी ध्यान रख लेंगे। तो देवारी समझौता, एक तरफ थे मारवाड़, एक तरफ थे आमेर और एक तरफ थे मेवाड़। इन तीनों बड़े राज्यों के बीच में, बड़ी रियासतों के बीच में क्या हुआ? देवारी समझौता हुआ 1708 में। मारवाड़ का शासक कौन है? अजीत सिंह। कौन है? अजीत सिंह। आमेर का शासक है कौन? सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह। और मेवाड़ का शासक है अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय। तो इनके बीच में देवारी समझौता होता है और देवारी समझौते के अंतर्गत तय होता है अमर सिंह द्वितीय की जो पुत्री थी, पुत्री का नाम था चंद्रकुंवरी। चंद्रकुंवरी, चंद्रकुंवरी का विवाह है, चंद्रकुंवरी का विवाह किससे होगा? सवाई जय सिंह से होगा। और इनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा, पुत्र उत्पन्न होगा वो आमेर का शासक बनेगा, आमेर का भावी उत्तराधिकारी। आमेर का भावी उत्तराधिकारी बनेगा। यह तय हुआ देवारी समझौते के अंतर्गत। मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुंवरी का विवाह है आमेर के सवाई जय सिंह से करना तय हुआ। और उसके पश्चात इनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो आगे जाकर फिर सवाई जय सिंह की मृत्यु के पश्चात आमेर का क्या बनेगा? उत्तराधिकारी बनेगा या शासक बनेगा। और देवारी समझौते के अंतर्गत ही ये भी बात है कि अजीत सिंह की पुत्री थी सूरज कुंवरी, क्या नाम था? सूरज कुंवर, सूरज कुंवर। इसका विवाह किसके साथ किया गया? सवाई जय सिंह के साथ में किया गया। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है।
तो ये देबारी समझौता हुआ और इस देबारी समझौते के अंतर्गत फिर इन्होंने मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय ने मुगल जो सम्राट था, क्या नाम था, बहादुर शाह प्रथम, उससे समझौता करवा दिया किसका, सवाई जयसिंह का। तो आमेर का शासन पुनः मिल गया किसको, सवाई जयसिंह को। ठीक है, उसके पश्चात आगे जाकर देखते हैं हम, आगे भविष्य में फिर शासक बनेगा, मुगल सम्राट बनेगा कौन, मोहम्मद शाह। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाने जाते हैं। मोहम्मद शाह ने इनको सवाई जयसिंह को, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सवाई जयसिंह को भरतपुर में इस समय शासन चल रहा था चूड़ामन का, किसका, चूड़ामन का। तो सवाई जयसिंह को मोहम्मद शाह ने भरतपुर के चूड़ामन का दमन करने भेजा, क्योंकि जाटों ने विद्रोह कर दिया था, आपको पता है। चूड़ामन के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा। तो सवाई जयसिंह क्या करता है, इसका भतीजा था चूड़ामन का, उसका नाम था बदन सिंह। क्या नाम था, बदन सिंह। इसको अपनी तरफ मिलाता है और उसके पश्चात बदन सिंह को अपनी तरफ मिला लिया और चूड़ामन को क्या कर दिया, भरतपुर से खदेड़ दिया और उसके पश्चात आपको पता है बदन सिंह क्या बनेंगे, भरतपुर के शासक बनेंगे। तो सवाई जयसिंह ने फिर बदन सिंह को डीग की जागीर क्या दी, डीग की जागीर दी और इसके अलावा ब्रजराज की उपाधि देकर भरतपुर का क्या बनाया, राजा बनाया, यानी भरतपुर का शासक बनाया। ये भी ध्यान रख लेना। यानी मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने भरतपुर के चूड़ामन के विद्रोह का दमन करने के लिए सवाई जयसिंह को भेजा। तो सवाई जयसिंह ने चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपनी तरफ मिला लिया और उसके पश्चात चूड़ामन को भरतपुर से खदेड़ दिया और बदन सिंह को फिर सवाई जयसिंह ने डीग की जागीर और ब्रजराज की उपाधि प्रदान कर दी और भरतपुर का राजा घोषित कर दिया। इसके बाद में सवाई जयसिंह के कहने पर जो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह थे, इन्होंने हिंदुओं पर जो लगने वाला कर था, हिंदुओं पर जजिया कर, हिंदुओं पर लगने वाला कर कौन सा, जजिया कर, और इसके अलावा तीर्थ यात्रा कर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यानी सवाई जयसिंह के कहने पर ही मोहम्मद शाह ने हिंदुओं पर जो जजिया कर लगता था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और सवाई जयसिंह ने फिर क्या किया, तत्कालीन जो मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह, इनके नाम पर नक्षत्रों की शुद्ध सारणी पर आधारित एक ग्रंथ, नक्षत्रों की शुद्ध सारणी पर आधारित एक ग्रंथ था, और उस ग्रंथ का नाम था जीज-ए-मोहम्मद शाही। जीज-ए-मोहम्मद शाही की रचना की। ये भी ध्यान रख लेंगे, तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के नाम पर नक्षत्रों की शुद्ध सारणी पर आधारित एक ग्रंथ की रचना जीज-ए-मोहम्मद शाही की किसके काल में हुई, सवाई जयसिंह के काल में हुई थी। तो ये बातें भी सवाई जयसिंह के शासनकाल से संबंधित हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के पश्चात 1734 में, या इस प्रकार से कह सकते हैं 17 जुलाई 1734 को सवाई जयसिंह ने राजपुताने में मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन बुलाया।
राजपुताने में राजस्थान में मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए सवाई जयसिंह ने कौन सा सम्मेलन बुलाया? हुरडा सम्मेलन। हुरडा भीलवाड़ा में पड़ता है। किसान सम्मेलन हुआ, हुरडा सम्मेलन बुलाया। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय ने। जगत सिंह द्वितीय। ये जगत सिंह द्वितीय कहाँ के हैं? तो ये ध्यान रखेंगे, मेवाड़। यानी मराठों का आक्रमण हुआ सवाई जयसिंह के ऊपर, तो सवाई जयसिंह ने मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए क्या बुलाया? हुरडा सम्मेलन बुलाया। हुरडा सम्मेलन बुलाया तो इसकी अध्यक्षता करना तय हुआ संग्राम सिंह, लेकिन संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात जगत सिंह द्वितीय जो मेवाड़ के थे वो हुरडा सम्मेलन की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। इसमें हुरडा सम्मेलन ये रहा था असफल। क्या रहा? असफल, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ जो विभिन्न रियासतों के जो राजा थे उनके निजी स्वार्थ थे, इस कारण से असफल हुआ। एक कारण ये भी माना जाता है कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता सवाई जयसिंह करना चाहते थे, तो ये क्या हुआ? असफल हुआ, क्योंकि अध्यक्षता फिर मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, हुरडा सम्मेलन किसने बुलाया? जयपुर के सवाई जयसिंह ने बुलाया था। ठीक है, जो क्या रहा? असफल रहा। उसके बाद में 1741 की बात है। 1741 में एक युद्ध हुआ, गंगवाना का युद्ध। कौन सा युद्ध? गंगवाना का युद्ध। तो गंगवाना का युद्ध, इसमें दो पक्ष थे, एक तो सवाई जयसिंह और एक था बख्त सिंह। ये नागौर के थे, बख्त सिंह नागौर। और इसके अलावा एक थे अभय सिंह, ये थे जोधपुर के। कहाँ के शासक थे? जोधपुर के। तो 1741 में गंगवाना के युद्ध में सवाई जयसिंह ने नागौर के बख्त का और जोधपुर के शासक अभय सिंह को क्या किया था? पराजित किया था। तो ये भी ध्यान रख लेंगे, छोटी सी बात है। 1741 में इन्हें मालवा की 3 बार सूबेदारी मिली। मालवा के 3 बार क्या रहे? सूबेदार। ये भी ध्यान रखेंगे, मालवा की 3 बार सूबेदारी किस कछवाहा शासक को प्राप्त हुई? तो सवाई जयसिंह को प्राप्त हुई थी। उसके बाद में 1741 में ही पेशवा बालाजी राव के साथ सवाई जयसिंह ने एक समझौता किया। कौन सा? धौलपुर समझौता। ये भी ध्यान रखेंगे, पेशवा बालाजी राव के साथ में इन्होंने कौन सा समझौता किया? धौलपुर समझौता किया 1741 में। तो तीनों बातें 1741 की ध्यान रखनी है। गंगवाना का युद्ध, मालवा की 3 बार सूबेदारी, गंगवाना युद्ध में विजयी हुई और उसके पश्चात मालवा की 3 बार सूबेदारी मिली, और पेशवा बालाजी राव के साथ में इन्होंने 1741 में कौन सा? धौलपुर समझौता किया। उसके बाद में सवाई जयसिंह ने 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया। 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया। ये कहा जाता है कि 1718 से लेकर 1734 तक 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया। 5 कौन कौन सी थी? तो इनमें पहली वेधशाला कहाँ स्थापित करवाई? दिल्ली में। उसके बाद में जयपुर में, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी। वाराणसी या बनारस एक ही बात है। वाराणसी या इसके स्थान पर बनारस एक ही बात है, एक ही शहर के नाम है। तो
स्वाई जयसिंह ने 1718 से 1734 के मध्य 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया। इसमें कहा जाता है कि दिल्ली स्थित जो सौर वेधशाला है वो सबसे प्राचीन है। क्या है? सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन। और जयपुर स्थित जो सौर वेधशाला है वो क्या है? सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे। जयपुर स्थित जो सौर वेधशाला है उसका नाम है जंतर मंतर। क्या नाम है? जंतर मंतर। और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। राजस्थान की प्रथम इमारत जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, विश्व धरोहर में शामिल है 2010 में। तो जयपुर की जो सौर वेधशाला उसका नाम है जंतर मंतर, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल 2010 में। तो राजस्थान की प्रथम इमारत जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हुई कौन सी है? जंतर मंतर। ठीक है। और यहाँ पर जंतर मंतर में इसमें 3 यंत्र लगे हुए हैं। कितने यंत्र हैं? 3 यंत्र। कौन कौन से हैं? सम्राट यंत्र, एक है राम यंत्र और इसके अलावा एक है जयप्रकाश यंत्र। ये भी ध्यान रख लें। जयपुर स्थित जंतर मंतर में कितने यंत्र लगे हुए हैं? 3 यंत्र। तो सम्राट यंत्र है, विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी, विश्व की क्या है? सबसे बड़ी सौर घड़ी। इसके अलावा राम यंत्र है, तो ये है ऊंचाई और वायु परीक्षण यंत्र, परीक्षण यंत्र है, ऊंचाई और वायु परीक्षण यंत्र। और इसके अलावा जयप्रकाश यंत्र है, तो ये है अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति ज्ञात करने का यंत्र। तो आसानी से याद हो जाएंगी। स्वाई जयसिंह ने 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी या बनारस। दिल्ली स्थित वेधशाला सबसे प्राचीन सौर वेधशाला मानी जाती है। जयपुर स्थित जो सौर वेधशाला है जंतर मंतर वो सबसे बड़ी मानी जाती है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल राजस्थान की प्रथम इमारत 2010 में। इसमें 3 यंत्र लगे हुए हैं। सम्राट यंत्र जो विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी मानी जाती है, राम यंत्र ऊंचाई और वायु परीक्षण यंत्र, और जयप्रकाश यंत्र जो अक्षांशीय स्थिति ज्ञात करने का यंत्र बताया जाता है। उसके बाद में आगे आता है स्वाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को जयपुर नगर की नींव रखी, स्थापना की। जयपुर नगर की नींव रखी किसके? पंडित जगन्नाथ के वास्तुशास्त्र के आधार पर। इसका वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य। और इसमें सहयोग लिया गया पुर्तगाली ज्योतिषी, ध्यान रखेंगे, पुर्तगाली ज्योतिषी जेवियर डी सिल्वा। तो स्वाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को जयपुर नगर की नींव रखी पंडित जगन्नाथ के वास्तुशास्त्र के आधार पर। इसका वास्तुकार एक बंगाली इंजीनियर था विद्याधर भट्टाचार्य, उसके द्वारा रखा गया। और इसमें पुर्तगाली जो ज्योतिषी थे उनका सहयोग लिया गया, जेवियर डी सिल्वा।
ये पुर्तगाली ज्योतिषी जेवियर डी सिल्वा, ये पुर्तगाल के राजा के द्वारा स्वाई जय सिंह के दरबार में भेजे गए एक दूत थे कि स्वाई जय सिंह ने पुर्तगाल के राजा इमैनुअल, पुर्तगाल का जो राजा था ना, राजा पुर्तगाली राजा, ये ध्यान रखेंगे, इमैनुअल, उसके दरबार में एक दूत भेजा था। इमैनुअल के दरबार में स्वाई जय सिंह ने क्या भेजा, एक दूत भेजा, और फिर प्रत्युत्तर में जो पुर्तगाली सम्राट थे उन्होंने क्या किया, इमैनुअल ने स्वाई जय सिंह के दरबार में भी जो दूत भेजा था उनका नाम था जेवियर डी सिल्वा। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। तो उनके ज्योतिष शास्त्र के आधार पर भी यहाँ पर उनका भी सहयोग लिया गया, समर्थन लिया गया, उस प्रकार से जयपुर की क्या रखी गई, नींव रखी गई। उसके बाद में आगे जो बात आती है, जयपुर को चौपड़ पैटर्न के आधार पर बसाया गया है, चौपड़ पैटर्न के आधार पर, ठीक है, यानी किसके आधार पर बसाया गया है, जयपुर को चौपड़ पैटर्न के आधार पर बसाया गया है। और जो जयपुर का जल निकासी और मैदानी भाग का नक्शा मेलकम स्पीड ने तैयार किया। जयपुर के जल निकासी और मैदानी भाग का जो नक्शा था वो किसने तैयार किया, मेलकम स्पीड ने तैयार किया था। किसके आधार पर बसाया गया जयपुर को, तो चौपड़ पैटर्न के आधार पर बसाया गया था, ठीक है। और इसके बारे में ये जो जयपुर शहर है, ये जो 1727 में बसाया गया स्वाई जय सिंह के द्वारा, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है हमें वो बुद्धि विलास ग्रंथ में मिलती है, बुद्धि विलास ग्रंथ में जानकारी कहाँ मिलती है, बुद्धि विलास ग्रंथ में इस बात की जानकारी मिलती है कि जयपुर को स्वाई जय सिंह ने चौपड़ पैटर्न के आधार पर बसाया था। बंगाली वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य, और इसमें पुर्तगाली ज्योतिषी जेवियर डी सिल्वा का पूरा क्या रहा, सहयोग रहा। और जल निकासी और मैदानी भाग का जो नक्शा जयपुर का वो तैयार किया मेलकम स्पीड ने। बुद्धि विलास ग्रंथ किसने लिखा, भक्तराम ने। भक्तराम एक चाक्षु के व्यक्ति थे, तो लेखक हैं भक्तराम, जिन्होंने बुद्धि विलास ग्रंथ लिखा। तो जयपुर के बारे में बिशप हेबर ने क्या कहा है, इसका कथन है बिशप हेबर का जयपुर के बारे में कि जयपुर नगर का परकोटा मॉस्को के, रूस की राजधानी मॉस्को है, मॉस्को के क्रेमलिन शहर के समान है। यानी जयपुर नगर का परकोटा मॉस्को के क्रेमलिन शहर के समान है, बराबर है, ये बिशप हेबर का कहना है। और सीवी रमन ने जयपुर के बारे में क्या कहा है, आइलैंड ऑफ गैलोरी कहा है। जयपुर को आइलैंड ऑफ गैलोरी यानी रंगश्री के द्वीप के नाम से संबोधित किया है, ठीक है, हिंदी में रंगश्री के द्वीप के नाम से संबोधित किया है सीवी रमन ने, किसको, जयपुर को। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। जयपुर नगर का परकोटा, यहाँ हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो विशेष बात है दोस्तों, जयपुर नगर का जो परकोटा है इसको 2019 में, कब, 2019 में यूनेस्को की जो सांस्कृतिक धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया है। सांस्कृतिक धरोहर सूची में स्थान दिया गया है, में शामिल किया गया। तो भारतवर्ष का ये दूसरा शहर है, अहमदाबाद के बाद में भारतवर्ष का दूसरा शहर जयपुर, जिसका जो परकोटा है या जयपुर नगर है उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर की जो सांस्कृतिक सूची है, कल्चरल जो सूची है उसमें शामिल किया गया है।
ठीक है, यानी 30 जून 2019 से 10 जुलाई 2019 के मध्य यूनेस्को की बैठक हुई अजरबैजान की जो राजधानी थी बाकू उस शहर में, और उस शहर में निर्णय लिया गया जयपुर नगर के परकोटे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का। तो भारत का दूसरा शहर जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है तो वो है जयपुर, पहला था अहमदाबाद। मोस्ट बात है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ गैलोरी यानी रंगश्रीप के द्वीप के नाम से इसको संबोधित किया है। उसके बाद में 1876 में प्रिंस अल्बर्ट, प्रिंस ऑफ वेल्स कह सकते हैं या प्रिंस अल्बर्ट जब जयपुर आए, प्रिंस अल्बर्ट कहाँ आए, जयपुर आए, यानी जयपुर आगमन। प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर स्वाई राम सिंह द्वितीय ने, राम सिंह सेकंड जो शासक आगे हम पढ़ेंगे, उन्होंने जयपुर को गुलाबी नगर या गुलाबी रंग, गुलाबी रंग या गेरुआ रंग से रंगवाया। यानी 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर तत्कालीन जयपुर के शासक, आमेर के शासक स्वाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग या गेरुआ रंग से रंगवाया। इस कारण से जयपुर को पिंक सिटी या कह सकते हैं गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। और पिंक सिटी के बारे में जो सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है, यानी ब्रिटिश पत्रकार था स्टैनले रीड, ब्रिटिश पत्रकार का नाम है स्टैनले रीड। इनकी पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। तो जयपुर के बारे में जो पिंक सिटी शब्द का उल्लेख है सर्वप्रथम हमें कहाँ मिलता है, ब्रिटिश पत्रकार स्टैनले रीड की पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में इस बात की हमें जानकारी मिलती है कि जयपुर को पिंक सिटी नाम से जाना गया है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। और जयपुर आपको पता है हीरे और जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे और जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध है। हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर है? तो ये जयपुर ही है। इस प्रकार से जयपुर के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा तो सवाई जयसिंह ने इसको फिर अपनी राजधानी बनाया कब? 1727 में। सवाई जयसिंह ने अपनी राजधानी कब बनाया? 1727 में। और ये कब तक रही राजधानी? तो 1949 तक रही। कब तक रही? 1949 तक रही। और उसके बाद में आपको पता है जब एकीकरण हुआ तो उसके पश्चात सर्वमान्य रूप से राजस्थान की जो राजधानी बनी वो भी क्या बनी? जयपुर बनी। तो सवाई जयसिंह ने अपनी राजधानी 1727 में किसको बनाया? जयपुर को बनाया, जो एकीकरण तक राजस्थान की या राजपुताने की या जयपुर रियासत की क्या रही? राजधानी रही थी। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं। सवाई जयसिंह ने सिटी पैलेस किसका निर्माण करवाया? सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह ने किसका निर्माण करवाया? सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। सिटी पैलेस को चंद्र महल के नाम से भी जान सकते हैं। तो सवाई जयसिंह ने सिटी पैलेस का क्या करवाया? जयपुर में निर्माण करवाया। ये 1729 से 1732 के मध्य माना जाता है इसका निर्माण कार्य हुआ था सिटी पैलेस का। और इसी सिटी पैलेस में आपको पता है विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र रखे हुए हैं।
तो ये भी ध्यान रखना है। सिटी पैलेस या चंद्र महल में विश्व के सबसे बड़े चांदी के जो जल पात्र हैं या पात्र हैं वो रखे गए हैं। सिटी पैलेस का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया और सिटी पैलेस में ही 1740 में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। तो सिटी पैलेस में ही 1740 में अश्वमेध यज्ञ का क्या करवाया, आयोजन। किसने करवाया, सवाई जयसिंह ने। और इसके पुरोहित थे, उस पुरोहित का नाम था चंद्रमल पुंडरीक रत्नाकर। चंद्रमल पुंडरीक रत्नाकर इनके अश्वमेध यज्ञ के क्या थे, पुरोहित थे। और इनकी रचना भी ध्यान रख लेंगे। चंद्रमल पुंडरीक रत्नाकर की जो रचना है उसका नाम है जयसिंह कल्पद्रुम। जयसिंह कल्पद्रुम इनकी प्रसिद्ध क्या है, रचना है। तो सिटी पैलेस का निर्माण किस आमेर के कछवाहा शासक ने करवाया, जयपुर के कछवाहा शासक सवाई जयसिंह ने करवाया। चंद्र महल के नाम से भी जाना जाता है। विश्व के सबसे बड़े चांदी के जलपात्र रखे हुए हैं। 1740 में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया, किसमें, सिटी पैलेस में ही। और ऐसा कहा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन हुआ, तो ये अंतिम हिंदू शासक हुआ सवाई जयसिंह ही हुआ। ठीक है, तो अश्वमेध का आयोजन करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक सवाई जयसिंह। इस अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित कौन थे, चंद्रमल पुंडरीक रत्नाकर। और इनकी रचना भी यहाँ पर साथ में ध्यान रख लेंगे, कौन सी थी, जयसिंह कल्पद्रुम की इन्होंने क्या की थी, रचना की थी। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं अश्वमेध का यज्ञ का जो घोड़ा था, इसका घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था उसको दीप सिंह कुंभाणी ने पकड़ लिया था। दीप सिंह कुंभाणी ने क्या कर लिया, पकड़ लिया था। और उसके पश्चात ये दीप सिंह कुंभाणी अपने 25 साथियों के साथ में लड़ता हुआ क्या हो गया था, मारा गया था। 25 साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया। तो सिटी पैलेस में जो अश्वमेध यज्ञ करवाया सवाई जयसिंह ने, उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को किस व्यक्ति ने पकड़ा, तो दीप सिंह कुंभाणी ने पकड़ा था। और उसके पश्चात जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में दीप सिंह कुंभाणी अपने 25 साथियों के साथ में लड़ता हुआ मारा गया था। ये बात अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपको ध्यान में रखनी है, सवाई जयसिंह के शासनकाल से संबंधित। उसके बाद में आपको पता है सवाई जयसिंह ने मावठा झील, कौन सी झील, जयपुर में मावठा झील, मानसागर झील, और इस मानसागर झील में जल महलों का निर्माण करवाया। मानसागर झील का निर्माण, इसके अंदर जो जल महल है उसका निर्माण किसने करवाया, सवाई जयसिंह ने करवाया। इसके अलावा एक दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, जिसका दूसरा नाम मिलता है सुदर्शनगढ़, दुर्ग का निर्माण करवाया। और गोविंद देव जी का मंदिर, जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। और ये मंदिर है गौड़ीय संप्रदाय का, गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। तो गौड़ीय संप्रदाय के मंदिर, गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण भी सवाई जयसिंह ने ही करवाया था। गोविंद देव जी के बारे में विशेष बात यह है कि जयपुर के राजा, जयपुर के शासक
गोविंद देव जी को शासक मानते थे। अपना शासक मानते थे और स्वयं को इनका दीवान मानते थे। ये यूं कह सकते हैं कि जयपुर के जो राजा हुए थे उन्होंने गोविंद देव जी को अपना राजा माना और अपने आप को गोविंद देव जी का क्या माना, दीवान माना था। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मेवाड़ के राजा एकलिंग जी को अपना दीवान मानते थे, उसी प्रकार से जयपुर के राजा भी गोविंद देव जी को अपना क्या मानते थे, राजा मानते थे और स्वयं को क्या मानते थे, अपना दीवान मानते थे। यानी मेवाड़ के राजा एकलिंग जी को अपना राजा मानते थे और मेवाड़ के राजा स्वयं को एकलिंग नाथ जी का क्या मानते थे, दीवान। ठीक उसी प्रकार से ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। यानी जयपुर के राजा अब स्वयं को किसका दीवान मानते थे, गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। तो मावठा झील, मानसागर झील जहाँ पर जल महलों का निर्माण करवाया, सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण भी सवाई जय सिंह ने ही करवाया। और इसके अलावा गोविंद देव जी का मंदिर जो गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है, इसका निर्माण भी किसने करवाया, सवाई जय सिंह ने करवाया था। और आमेर के शासक अपने आप को, जयपुर के शासक अपने आप को गोविंद देव जी का क्या मानते हैं, दीवान मानते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि सवाई मिर्जा राजा जय सिंह ने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। मिर्जा राजा जय सिंह ने कौन सा दुर्ग बनवाया था, जयगढ़ दुर्ग। और इस जयगढ़ दुर्ग में सवाई जय सिंह ने जयगढ़ दुर्ग में सवाई जय सिंह ने तोप ढालने का कारखाना स्थापित करवाया। तो जयगढ़ दुर्ग में सवाई जय सिंह ने तोप ढालने का कारखाना स्थापित करवाया। और इसी जयगढ़ दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप, उसका नाम है जयबाण तोप रखी गई। जयबाण तोप रखी गई है। एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है उसका नाम क्या है, जयबाण तोप। और ये जयबाण तोप कहाँ पर रखी गई है, जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, मिर्जा राजा जय सिंह ने। उस जयगढ़ दुर्ग में तोप ढालने का कारखाना किसने विकसित करवाया, किसने स्थापित करवाया, सवाई जय सिंह ने करवाया। कहा जाता है कि एक बार यहाँ से इस जो तोप ढालने का कारखाना स्थापित करवाया, यहाँ से एक बार तोप चलाई गई और इस तोप का जो गोला था वो कहाँ पर गिरा, चाकसू में गिरा। कहाँ पर गिरा, चाकसू में गिरा। और जहाँ पर गिरा वहाँ पर एक तालाब बन गया। क्या बना, तालाब बना और उसका नाम है गोलेराव। क्या नाम है, गोलेराव। ठीक है। तो जयपुर में तोप ढालने का कारखाना सवाई जय सिंह ने स्थापित करवाया। एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है जयबाण तोप यहीं पर रखी गई। कहा जाता है कि इसको एक बार चलाया गया तो इसका एक गोला कहाँ पर गिरा, चाकसू में गिरा, जहां पर क्या बना, एक तालाब बन गया। उस तालाब का नाम क्या है, गोलेराव तालाब। ठीक है। तो ये बातें भी हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा सवाई जय सिंह ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है जय सिंह कारिका। तो ये भी ध्यान रखना है, सवाई जय सिंह ने कौन सी पुस्तक की रचना की, जय सिंह कारिका की रचना की।
ठीक है। जयसिंह कल्पद्रुम अभी हमने देखा था चंद्रमल पंडित रत्नाकर के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद में हमने देखा कि सवाई जयसिंह को मालवा की सूबेदारी 3 बार मिली। उसके बाद में जयपुर का प्रथम शासक, जयपुर का प्रथम शासक जिसने सती प्रथा रोकने, सती प्रथा रोकने हेतु नियम बनाए, और इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाए, विधवा पुनर्विवाह हेतु भी इन्होंने क्या बनवाए, नियम बनाए, और इनको लागू करने का प्रयास किया, लागू करने का प्रयास किया। तो जयपुर का पहला शासक जिसने अपनी रियासत में सती प्रथा को रोकने के लिए और विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाए और उनको लागू करने का प्रयास किया, कौन था, सवाई जयसिंह। उसके बाद में इन्होंने सवाई जयसिंह के काल में पंडित जगन्नाथ, क्या नाम था, पंडित जगन्नाथ इनके दरबारी थे। पंडित जगन्नाथ ने एक यूक्लिड ग्रंथ था, यूक्लिड ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद किया, संस्कृत में क्या किया, अनुवाद। यूक्लिड ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद किया सवाई जयसिंह के काल में पंडित जगन्नाथ ने। यूक्लिड ग्रंथ का नाम था एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री, तो ये भी ध्यान रख लेंगे, यूक्लिड ग्रंथ एलिमेंट्स ऑफ ये है यूक्लिड ग्रंथ। तो सवाई जयसिंह के काल में पंडित जगन्नाथ ने एक यूक्लिड ग्रंथ एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री का संस्कृत में क्या किया, अनुवाद किया। और एक था कवि मतीराम, इससे पहले ये भी देख लें, सॉरी, पंडित जगन्नाथ की जो अन्य रचनाएं हैं, पंडित जगन्नाथ ने कौन सी रचनाएं, कौन से ग्रंथ लिखे, तो इनका नाम है सिद्धांत सम्राट, इसके अलावा सिद्धांत कौस्तुभ, तो ये दोनों रचनाएं भी आपको ध्यान में रखनी है। पंडित जगन्नाथ ने सवाई जयसिंह के काल में एक यूक्लिड ग्रंथ, ये अरबी भाषा का था, किसका था ये, अरबी भाषा का ग्रंथ था, एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री, इसका संस्कृत में अनुवाद किया था। और इनकी रचनाएं हैं सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ। और इसके अलावा एक कवि और थे, कवि मतीराम, इन्होंने एक ज्योतिष ग्रंथ, फ्रेंच का एक ज्योतिष ग्रंथ था लोगोरिथम, उसका फ्रेंच से संस्कृत में अनुवाद किया, फ्रेंच से किस में अनुवाद किया, संस्कृत में अनुवाद किया, और उसका नाम रखा क्या, विभाग सारणी, क्या रखा, विभाग सारणी रखा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, सवाई जयसिंह के काल में कवि मतीराम ने फ्रेंच से संस्कृत में उसका अनुवाद किया, लोगोरिथम नामक एक ग्रंथ था उसका, और उसका नाम क्या रखा, विभाग सारणी रखा था। और उसके बाद में आगे इनके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण बात है, बड़ी एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है कि किस कछवाहा शासक या जयपुर के किस शासक के काल में यूरोपीय खगोल शास्त्री राजपुताने में आए या आमेर या जयपुर रियासत में आए। तो सवाई जयसिंह के काल में, ध्यान रखेंगे, सवाई जयसिंह के काल में प्रमुख यूरोपीय खगोल शास्त्री जयपुर आए।
कौन कौन से थे? तो उनका नाम है आंद्रे एस्टोबल, आंद्रे एस्टोबल, इसके अलावा क्लाड बोडियर, क्लाड बोडियर, क्लाड बोडियर, इसके अलावा फादर, इसके अलावा नाम है उनका फादर, थोड़ा अटपटा नाम है भाई, फादर एंटोनी गेबल्स, पैराग्वे, और इसके अलावा एक का नाम है फादर पेड्रो द सिल्वा। तो ये 4 खगोल शास्त्री यूरोपीय खगोल शास्त्री थे जो स्वाई जयसिंह के काल में कहाँ पर आते हैं? आमेर रियासत, जयपुर रियासत में आते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। चारों नाम थोड़े कठिन जरूर हैं, लेकिन 1-2 बार देखेंगे तो आसानी से याद होंगे। आंद्रे एस्टोबल, क्लाड बोडियर, फादर एंटोनी गेबल्स पैराग्वे और फादर पेड्रो द सिल्वा। और फिर स्वाई जयसिंह की मृत्यु होगी कब? 1743 में, 1743 में रक्त विकार से, यानी खून में खराबी होने के कारण स्वाई जयसिंह की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो एक बार हम पुनः रिपीट कर लेते हैं स्वाई जयसिंह का जो काल है उनके बारे में। सबसे पहले ये है आज की क्लास का हमारा विषय था आमेर का इतिहास। स्वाई जयसिंह 1699 से 1743 तक इनका शासनकाल रहता है। इनको आधुनिक चाणक्य की संज्ञा भी दी जाती है। इन्होंने सबसे ज़्यादा 7 मुगल बादशाहों के साथ में काम किया था। और स्वाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी इनको। मिर्जा की उपाधि फर्रुखसियर ने दी। राजेश्वर श्री राजाधिराज स्वाई की उपाधि मोहम्मद शाह है जो मुगल सम्राट थे, उन्होंने दी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उनके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर जाजू का एक युद्ध हुआ। उसमें मुअज्जम और आजम लड़े। आजम का साथ दिया जयपुर के स्वाई जयसिंह ने, लेकिन विजयी हो गया कौन? मुअज्जम। इस कारण से मुअज्जम ने जयपुर का शासन, आमेर का शासन स्वाई जयसिंह के भाई विजय सिंह को दे दिया। और मुगल सम्राट ने अपना नाम रखा, यानी मुअज्जम ने अपना नाम बदल दिया और मुगल सम्राट बना किस नाम से? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। और आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद और बाद में मोमिनाबाद कर दिया था। उसके पश्चात आपको पता है आमेर का शासन चला गया। स्वाई जयसिंह थे, स्वाई जयसिंह परेशान हो गए और मेवाड़ के महाराणा से मिले और किसी भी प्रकार से जयपुर का, आमेर का शासन पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। तो 3 राजाओं के बीच में एक समझौता हुआ, देबारी समझौता। मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के स्वाई जयसिंह, मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय। तो इनके बीच में कौन सा समझौता होता है? देबारी समझौता। देबारी समझौते के अंतर्गत मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह किससे हुआ? जयसिंह से। और अजीत सिंह की पुत्री सूरज कुंवर का विवाह किससे हुआ? स्वाई जयसिंह से। यहाँ जो ये चंद्र कुंवरी और जयसिंह का विवाह हुआ उसमें ये शर्त ये तय किया गया कि इनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा, पैदा होगा, वो जो आमेर का या जयपुर का भावी क्या होगा? राजा होगा, उत्तराधिकारी बनेगा। और कालांतर में फिर इसने आगे जाकर जयपुर में, आमेर में उत्तराधिकार के लिए क्या कर दिया? एक संघर्ष उत्पन्न कर दिया था, क्योंकि इसका उल्लंघन करके ईश्वरी सिंह क्या बना था? आमेर का शासक बना था। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने भरतपुर का जो शासक था चूड़ामन, उसके विद्रोह को दमन करने के लिए स्वाई जयसिंह को अपॉइंट किया। और स्वाई जयसिंह ने फिर बदन सिंह को साथ में लिया, इसके भतीजे को। और बदन सिंह के सहयोग से चूड़ामन को भरतपुर से खदेड़ दिया। और फिर स्वाई जयसिंह ने डीग की जागीर और ब्रजराज की उपाधि देकर बदन सिंह को भरतपुर का राजा बनाया। और कहा जाता है कि हिंदुओं पर जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवाया स्वाई जयसिंह ने। किसको कहकर? मोहम्मद शाह को कहकर। और तत्कालीन जो बादशाह था मोहम्मद शाह, उसके नाम पर
नक्षत्रों की एक शुद्ध सारणी पर आधारित जो ग्रंथ था जीज ए मोहम्मद शाही, उसकी रचना की। उसके बाद में आगे जो बात आती है वो ये आती है, स्वाई जय सिंह ने 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया, और सबसे जो 5 सौर वेधशालाएं कहाँ कहाँ हैं, तो दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, बनारस। दिल्ली स्थित जो सौर वेधशाला है वो सबसे प्राचीन है। जयपुर स्थित जो सौर वेधशाला है जंतर मंतर वो सबसे बड़ी है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने वाली राजस्थान की प्रथम स्थल है। और उसके बाद में इसमें 3 यंत्र हैं, सम्राट यंत्र, राम यंत्र, जयप्रकाश यंत्र। तो तीनों के बारे में ध्यान रख लेंगे। विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी सम्राट यंत्र है, राम यंत्र ऊंचाई और वायु परीक्षण यंत्र है, जयप्रकाश यंत्र अक्षांश स्थिति ज्ञात करने का यंत्र है। और उसके बाद में आगे जो आएगा वो आएगा, स्वाई जय सिंह ने फिर आपको पता है जयपुर नगर की नींव रखी। वास्तुकार था जयपुर को बनाने वाला विद्याधर भट्टाचार्य। चौपड़ पैटर्न के आधार पर इसको बसाया गया था। जल निकासी और मैदानी भाग का नक्शा मेलकम स्पीड ने तैयार किया था। और पुर्तगाली जो ज्योतिषी था उसके सहयोग से जयपुर की नींव रखी गई। वास्तुशास्त्र का ध्यान में रखते हुए जेवियर डी सिल्वा, पंडित जगन्नाथ की भी यहाँ पर सहयोग लिया गया। जयपुर के बारे में जानकारी बुद्धि विलास ग्रंथ में मिलती है। भक्तराम नामक चाक्षु के निवासी थे, उसके द्वारा ये लिखा गया है। बिशप हेबर ने जयपुर के बारे में कहा है कि जयपुर नगर का परकोटा मास्को के क्रेमलिन शहर के समान है। जयपुर नगर के परकोटे को 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। और ये जो जयपुर शहर है सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर है अहमदाबाद के बाद में। 1876 में फिर प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर स्वाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग गेरुआ रंग से पुतवाया। नाम रखा पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। इस बात की जानकारी ब्रिटिश पत्रकार जो स्टेनली रीड है उसकी पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, यहाँ ध्यान रखेंगे, द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। तो द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई, ऑफ इंडिया पुस्तक है द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। उसमें इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जयपुर का नाम क्या है, पिंक सिटी। और ये तो आपको पता ही है, हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध है। स्वाई जय सिंह ने अपनी राजधानी बनाया इसको, और जो 1949 तक रही। सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र यहाँ पर रखे हुए हैं। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। ऐसा कहा जाता है कि अंतिम हिंदू शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया पुरोहित थे चंद्रमल पुंडरिक रत्नाकर। इनकी रचना है जय सिंह कल्पद्रुम। और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को दीप सिंह कुंभाणी ने पकड़ लिया था, जो अपने 25 साथियों के साथ में लड़ता हुआ मारा गया था। मावठा झील, मानसागर झील जिसके अंदर जल महल और नाहरगढ़ दुर्ग, गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया। गोविंद देव जी को जयपुर के शासक अपना राजा मानते हैं, स्वयं को इनका दीवान मानते हैं। जयगढ़ दुर्ग में जय सिंह ने तोप ढालने का कारखाना लगाया। सबसे बड़ी एशिया की जो तोप है जयबाण तोप यहाँ पर रखी गई है। कहा जाता है कि इसको एक बार चलाया गया जिसका गोला चाक्षु में जाकर गिरा, जहाँ पर एक तालाब बन गया। नाम है उसका गोलेराव। स्वाई जय सिंह ने जय सिंह कारिका पुस्तक की रचना की। जयपुर का पहला राजा जिसने सती प्रथा रोकने और विधवा पुनर्विवाह के लिए नियम बनाए। पंडित जगन्नाथ ने अरबी का एक यूक्लिड ग्रंथ था, ज्योतिष ग्रंथ, एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री, उसका संस्कृत में अनुवाद किया। इनकी रचनाएं हैं सिद्धांत सम्राट, सिद्धांत कौस्तुभ। कवि मत्तीराम ने फ्रेंच से लोगोरिथम का संस्कृत में अनुवाद किया। नाम उसका विभाग सारणी रखा। स्वाई जय सिंह के काल में प्रमुख यूरोपीय खगोल शास्त्री जयपुर आए। नाम है आंद्रे स्ट्रोबल, क्लाड वोडियर, फादर एंटोनी गेबेल्स प्रोगिवे, फादर पेड्रो दे सिल्वा। और 1743 में स्वाई जय सिंह की रक्त विकार से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने एक लंबा विस्तृत अध्ययन किया स्वाई जय सिंह के बारे में। आने वाली क्लासों में हम आमेर के नेक्स्ट जो अगले राजा हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। लगातार जुड़े रहिए हमारे सोनी एजुकेशन ऐप से और अपने शिक्षण को बेहतर बनाइए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।